हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम अपने चैनल NK प्रजापति सर में हाजिर। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरा चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और आप लोगों को बचेगा सिलेबस में। तो चलिए आज हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं पहले जानिए। तत्व किसे कहते हैं? तत्व यानी एलिमेंट्स। तत्व एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं। यह तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता। तत्व, कोई पूछेगा तत्व क्या है, तो तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में नहीं विभाजित कर सकते। ठीक है, ये हो गया तत्व। अब बात आ गई तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्वेश्चन होता। तो तत्वों की अधिक संख्या होने से, जैसे बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी है ना, अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो तत्वों की अधिक संख्या होने से वैज्ञानिकों को इनके अध्ययन करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। जैसे मान लीजिए पहले जितने भी तत्व खोजे गए रहे होंगे लगभग 52 या कोई 62। ठीक है, शुरुआत में इतना ही तत्व थे 52 या 63। तो इन तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं था, वैज्ञानिकों को बहुत सारी कठिनाई होती थी। अब 52 या 63 तत्वों के गुणों के बारे में, उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुणों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणों में समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर, मतलब किस किस तत्व के गुण एक जैसे हैं, किस किस तत्व के गुण अलग अलग जैसे हैं। ठीक है, तो उनको जो गुणों में उनकी समानता होती थी और जो गुणों में असमानता होती थी, इसके आधार पर उन्होंने तत्वों को अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में बांट दिया, जिसे तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तत्वों की अधिक संख्या होने से वैज्ञानिकों को इनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होती थी, जिसे देखते हुए या इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों के गुणों में समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में या अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसे तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए आगे इसमें नोट करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण में नोट करेंगे तत्वों की अधिक संख्या होने के कारण लिखेंगे। तत्वों की अधिक संख्या होने के कारण वैज्ञानिकों को इनके गुणों का, चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तत्वों की अधिक संख्या होने के कारण वैज्ञानिकों को इनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होती थी। जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणों में समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के आधार पर अलग अलग समूहों में, इस तरह अलग अलग समूहों में, इसको समूह कर लीजिए या वर्ग कर लीजिए या ग्रुप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसको अलग अलग समूहों या वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसे तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसमें लिखेंगे तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में कठिनाई होती थी, इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है,
आगे देखेंगे, कुछ नोट लिखेंगे। अब तक लगभग नोट लिखेंगे, अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक लगभग 118 तत्वों की, कितने तत्वों की? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से लगभग 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 94 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष तत्व जो है, शेष तत्व वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए या प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, 94 तत्व प्राकृतिक है और जे शेष, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 4, 2, यानी जो 24 तत्व लगभग हैं उन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी लगभग 24 तत्व जो है क्या, इन्हें मानव निर्मित तत्व कहते हैं या कृत्रिम तत्व कहते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में बनाया गया। एक चीज़ और नोट कर लेंगे, इसमें जो भी 118 तत्व हैं, इसमें से लगभग 80% तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। कितना? 80% तत्व धातुएं हैं और 20% तत्व जो हैं वो अधातुएं, अधातुएं हैं। इसी में कुछ तत्व क्या है? उपधातु भी कहलाते हैं। उपधातु, धातुएं क्या होते हैं? वे तत्व जो H+ आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर उन्हें धातुएं, जो जो जिसमें निगेटिव चार्ज आता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, उन्हें अधातुएं कहते हैं। और जिसमें दोनों धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे होता है बोरान होता है, आपका सिलिकॉन होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है। ठीक है, इत्यादि। तो ये सब कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, या अपने अलग अलग नियम प्रस्तुत किए हैं। कुछ ने बताया कि तत्वों का वर्गीकरण हम इस प्रकार करेंगे, कुछ ने बताया कि हम इस प्रकार करेंगे, जिसमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम आता है, जैसे हैं डोबेराइनर। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत या नियम दिए हैं, जिसमें से एक है डोबेराइनर और दूसरे हैं न्यूलैंड और एक है मेंडलीफ। ये मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन्होंने अपने अलग अलग विचार या सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में, और इसी को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना अच्छे से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग लिखेंगे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। हेडिंग नोट करेंगे आप लोग, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक मतलब 3, त्रिक सिद्धांत या नियम। चाहे सिद्धांत लिखेंगे चाहे नियम, कहीं कहीं नियम लिखा रहता है, कहीं कहीं सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक नियम भी देगा तब भी यही लिखेंगे, और डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत भी अगर परीक्षा में पूछ रहा है तो यही लिखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे इसको। इंग्लिश में लिखेंगे डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ, डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको REI कर लीजिएगा आप लोग। डोबेराइनर्स ट्रायड्स, TRIADS, ट्रायड्स लॉ कहते हैं इसको, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें, यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें, 3 की संख्या में, यदि हम तत्वों को 3 की संख्या में, 3 की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें,
तो दोनों किनारे वाले तत्वों का, मान लीजिए किनारे पे दो तत्व हैं, इनके किनारों के वाले तत्वों का जो औसत होगा, परमाणु भारों का जो औसत होगा, वह बीच वाले तत्व के औसत के बराबर या बीच वाले तत्व के भार के बराबर होगा। एक बार फिर सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है ABC, अब एग्जाम्पल बताएंगे। तो डोबेराइनर ने क्या बताया, यदि हम तत्वों को उनके तीन की संख्या में, यदि हम तत्वों को तीन की संख्या में, तीन की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, किसके बढ़ते क्रम में, परमाणु भारों के, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समझ रहे हैं आप लोग ना। जैसे यहाँ लिखा जाता है ना 1H1, ठीक है, तो यह इसका परमाणु क्रमांक है, जो पीछे लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा जाता है भार है, समझ जाइएगा। अगर किसी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है तो जो उसके बगल में संख्या रहती है, बाएं साइड उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसके ऊपर भार होता है। अब इसमें भूल जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, भार को सर पे रखते हैं यानी ऊपर रखते हैं, इससे याद रहेगा आप लोगों को कि जो ऊपर लिखा जाता है वो भार है, जब ये भार तो क्रमांक पीछे हुआ करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि यदि तत्वों को तीन की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो जो दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत होगा, ठीक है, इसके भारों का औसत, भारों का औसत जो होगा, औसत निकालना जानते हैं ना, दोनों परमाणु भारों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो औसत होगा वह बीच वाले के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ जितना भी आएगा उतना ही इसका भार होगा, ठीक है। ये इनका नियम है, लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को तीन की संख्या में परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये इनका नियम है, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। यदि तत्वों को तीन की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो किनारे वाले तत्वों के भारों का औसत बीच वाले के परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। ये है इनका नियम। एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग कॉपी और पेन लेके नोट बनाते चलिए, ठीक है, पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, 3 की संख्या में है ना, तीन की संख्या में लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है। तो इनको क्या करेंगे, लिथियम का देखेंगे कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 दूना 7, 6 1 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39। परमाणु भार है, यहाँ लिख लीजिएगा तत्व, इसका यहाँ लिख लीजिए परमाणु भार, जो लिखे है ना, इसका 7, इसका 23, इसका 39, ये इसका परमाणु भार है। अब देखिए औसत निकालिए, औसत कैसे निकालेंगे, किनारे वालों का, यानी 7 + 39 जोड़ के, जेठ जोड़ते हैं उतना इस भाग देते हैं, यानी 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 7 16 46/2 बराबर आ जाएगा 23, यानी 23। देख रहे हैं बीच वाले के बराबर आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे बराबर सोडियम का परमाणु भार। यही इनका नियम है, यानी जो किनारे जो भी लिखे रहेंगे तत्व उनके भारों का औसत करेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, बीच वाले के बराबर आएगा। यही इनका नियम है, लिख नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इन लोगों का सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, मतलब उस समय तत्वों की संख्या कम थी तो ये सिद्धांत मतलब बनाया, लेकिन ये सिद्धांत चल नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि बाद में तत्वों की खोज होती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जिससे इनका सिद्धांत क्या कर गया, यह इनका सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे। चलिए देखिए आगे, इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, यह सिद्धांत यह नियम सर्वमान्य नहीं हुआ क्योंकि यह सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है क्योंकि यह सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, हेडिंग लिखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये तीनों जो नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, डोबेराइनर का, न्यूलैंड का और मेंडलीफ का आगे पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर उठा के देख सकते हैं आप लोग, हर साल पूछा है। दूसरा नियम लिखेंगे न्यूलैंड का
न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम नोट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे NEWLANDS, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स लॉ या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ऑक्टेव्स मतलब 8, लॉ मतलब नियम, न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए क्या है, अष्टक मतलब होता है 8, अष्टक से क्या तात्पर्य 8। तो इनके नियम के अनुसार इन्होंने भी क्या किया कि तत्वों को उनके मतलब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रख दिया, सजा दिया, मतलब वर्गीकृत कर दिया। तो इन्होंने कैसे वर्गीकृत, देखिए इन्होंने बताया, एक बात और जान लीजिए, इनके समय में तत्वों की कुल संख्या 52 थी। कितना थी? 52। न्यूलैंड जब अपना वर्गीकरण दे रहे थे या वर्गीकरण कर रहे थे तत्वों का, तो उस समय तत्वों की कुल संख्या 52 थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में 7-7 की संख्या में रखा जाए, तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला जो 8वां तत्व होगा उसका गुण पहले तत्व के समान होता है। फिर से सुनेंगे, इनके नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को हम परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में 7-7 की संख्या में रखते हैं, 7, ठीक है, तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाला 8वां तत्व जो होगा उसका गुण पहले तत्व के समान होता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी जब 7वें सुर के बाद फिर जब 8वां सुर बोलते हैं तो फिर वही पहला हो जाता है। जैसे बोलिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नोट करेंगे जल्दी जल्दी, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में यदि तत्वों को 7-7 की संख्या में, यदि तत्वों को 7-7 की संख्या में, 7-7 की संख्या में उनके परमाणु भारों, 7-7 की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद, प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। नोट कर लेंगे आप लोग, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं। यदि तत्वों को 7-7 की संख्या में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद आने वाले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। यह उसी प्रकार होता है, आगे लिख लेंगे, यह उसी प्रकार होता है, यह उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 सुर, जैसे संगीत के 7 सुर, यह उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 सुर, 7 सुर के बाद या 7 ध्वनि के बाद आने वाली 8वां सुर या 8वीं ध्वनि, आने वाली 8वीं ध्वनि या 8वां सुर पहले के समान होता है, आने वाली 8वीं ध्वनि पहले के समान होती, नोट कर लेंगे, ठीक है।
यह उसी प्रकार होता है जैसे संगीत के 7 सुर के बाद आने वाली 8वीं ध्वनि है, आने वाला 8वां सुर पहले के समान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मिटा रहे हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, ये तत्वों के वर्गीकरण का पहला पार्ट आज हम लोग बना रहे हैं। ये शुरुआत है, अभी पहला पार्ट है, ठीक है। आप लोग सीरियल वाइज से नोट बनाते चलिए और प्लेलिस्ट में जाके अपने जैसे कक्षा 10 के स्टूडेंट 10 वाले वीडियो में देख सकते हैं। हर चैप्टर का जो हम पढ़ाएं पूरा कंप्लीट पढ़ाएं, ठीक है। जितने भी पार्ट है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, और अच्छे से नोट बना लीजिए। उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण यहाँ लिखिए सा रे गा मा पा धा नी, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। यानी जो 8वां आएगा वह फिर क्या हो जाएगा, सा, यानी पहले के समान हो जाएगा, ठीक है। ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां सुर होगा वह पहले जैसा हो जाएगा। तो जो 8वां सुर होगा वह पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे 8वां सा, उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो जो 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व आएगा उसका गुण कैसा होगा, पहले के जैसा होगा। लिखेंगे लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये हो गया ना। लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। फिर जो 8वां आएगा कैल्शियम, उसका गुण किसके समान होगा, इसके समान हो जाएगा। कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो जो देख रहे हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें के बाद जो तत्व आ रहा है 8वां तत्व, इस समय के हिसाब से मत देखिएगा आप लोग। उस समय जिस जो तत्वों की खोज हुई थी उसको उन्होंने इस प्रकार रखा था। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वें के बाद जो उन्होंने 8वां तत्व रखा था, यानी जो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम करें सॉरी, पोटेशियम जो है उसका गुण पहले से मिलता जुलता है, इस लाइन में आ रहा है। ये सब जितने भी लाइन जिस लाइन में आ रहे हैं उसके गुण एक जैसे हैं, समझ में आ रहा है। तो यही उन्होंने बताया। अब ये सब तत्व कैसे रखेंगे, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। ये परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखे हैं, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, इन्हें परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इसलिए जो 7वें के बाद 8वां जो तत्व आएगा, यानी क्या आएगा, पोटेशियम, उसका गुण पहले जैसा होगा। यही इनका सिद्धांत था। नोट करेंगे, इस एग्जाम्पल को लिख लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ सॉरी, यहाँ पे पोटेशियम रहेगा, यहाँ सोडियम रहेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन रहेगा। नोट कर लेंगे इसको। एग्जाम्पल है, ये सभी तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जैसे इसका लिख सकते हैं 7 है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12, इसका 14 15, इसका 16, फ्लोरीन का 19। देख रहे हैं ना, परमाणु भार बढ़ते हैं ना, 7 है, 9 11 12 है, इसका 15 है, इसका 16, इसका 19। ये परमाणु भार है, परमाणु भार। नोट कर लेंगे। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, ऑक्टेट्स लॉ ऑफ न्यूलैंड्स। नोट कर लेंगे इसको।
आगे लिखेंगे यह नियम भी, इसमें नीचे लिख लेंगे यह नियम भी सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। इसलिए इनका सिद्धांत भी क्या कर गया, फेल कर गया। और लास्ट में जो सिद्धांत दिया गया वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया, और वही सिद्धांत यानी मेंडलीफ ने 2-3 बार उनकी आवर्त सारणी जो दी थी उनमें संशोधन किया गया, और उन्हीं का सारणी जो आवर्त सारणी आप लोग देखते हैं ना, पीरियाडिक टेबल, हम बताएंगे उसके बारे में अच्छे से, वो मेंडलीफ के द्वारा ही बताई गई थी, और उसमें मोजले ने संशोधन करके उसको कई बार परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो आज इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, यानी मेंडलीफ का जो आवर्त नियम दिए थे मेंडलीफ ने कैसे बताया था, उन्हीं का नियम शर्मा ने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए शुक्रिया और धन्यवाद। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।